हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान यानी साइंस का पहला अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंध। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो आप भी लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर आपके लिए शब्द हैं बच्चों, तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। ठीक है, इनमें से आपको एक शब्द रिक्त स्थान में भरना होगा। और यहाँ पर आपके लिए कह है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या कहते हैं इनको। अगला है बच्चों, ख, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की होती है। तो क्या होती है यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसी प्रकार से ग है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर, और यहाँ पर आपको लिखना होगा, ये रिक्त स्थान है, लगेंगे। ठीक है। और फिर यहाँ पर घ, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से, और फिर ये रिक्त स्थान है तथा फिर रिक्त स्थान है आवश्यक है। तो इन रिक्त स्थानों को आपने भरना है। उत्तर में आइए देख लेते हैं किसमें आप क्या लिख सकते हैं। उत्तर में आप क के लिए लिखेंगे फसल। ठीक है, जो क का रिक्त स्थान है यहाँ पर आप लिख सकते हैं फसल। ख के लिए लिखेंगे तैयारी। ठीक है, और ग में लिखेंगे तैरने। आई बात समझ में। इसी प्रकार से घ के लिए लिखेंगे पोषक, और जो घ का दूसरा है इसमें लिखेंगे जल। यानी कि घ वाले में दो रिक्त स्थान आपके पास हैं, एक में लिखेंगे पोषक, एक में जल। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कॉलम दिए गए हैं बच्चों, देख रहे हैं ना आप। यहाँ पर कॉलम ए में है, फर्स्ट है खरीफ फसल, सेकंड है रबी फसल, थर्ड है रासायनिक उर्वर, और चौथा है कार्बनिक खाद। और बी कॉलम में आप देख सकते हैं, ए है मवेशियों का चारा, बी है यूरिया एवं सुपर फास्फेट, सी है पशु अवशिष्ट गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष, और डी है गेहूं चना मटर, और ई है धान एवं मक्का। आई बात समझ में। तो आपने ए और बी का मिलान करना है। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। फर्स्ट के साथ आप ई को मिलाएंगे, सेकंड के साथ डी, थर्ड के साथ बी, और फोर्थ के साथ सी। ठीक है, आप ऐसे मिलान करेंगे, फर्स्ट के साथ ई वाला, सेकंड के साथ डी वाला, थर्ड के साथ बी वाला, और फोर्थ के साथ सी वाला। ठीक है, और इस प्रकार से आपके ए कॉलम का मिलान बी कॉलम के साथ हो जाएगा। आई बात समझ में। इसके बाद बच्चों फिर शुरू होता है आपका तीसरा प्रश्न है, निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। और क है खरीफ फसल और ख है रबी फसल। तो आपने इनके दो दो उदाहरण देने हैं। क्या लिखेंगे आप उत्तर में। उत्तर में आप लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे खरीफ फसल, और इसके दो उदाहरण लिखेंगे धान एवं मक्का। ठीक है, फिर लिखेंगे रबी फसल, और इसके दो उदाहरण गेहूं एवं चना। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला है बच्चों चौथा प्रश्न, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो आपने इन चारों पर एक एक पैराग्राफ लिखना है। पहला है मिट्टी तैयार करना, फिर है बुआई, फिर निराई, और फिर थ्रेसिंग। तो आपने इन पर एक एक पैराग्राफ लिखना है। कैसे लिखेंगे बच्चों, उत्तर में देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मिट्टी तैयार करना, और हेडिंग डालकर इस पे एक पैराग्राफ लिखेंगे। यह प्रक्रिया फसल उगाने का प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटने और पोला बनाने से पौधों की जड़ें गहराई तक जाकर श्वसन कर सकती हैं। पोली बनाई हुई मिट्टी में केंचुओं और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि में सहायता मिलती है, तथा ये मिट्टी को और अधिक पोला कर ह्यूमस बनाते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, जो अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसके बाद ख लिखेंगे बुआई, और यहाँ पर हेडिंग डालकर डैश करके लिखें, यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को तैयार करने के पश्चात खेत में बीज बोए जाते हैं। उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीजों का चुनाव करना जरूरी होता है। उचित बीजों को चुनने के बाद इन बीजों को उचित गहराई तथा उचित दूरी पर बोना चाहिए, ताकि प्रत्येक पौधे को पर्याप्त हवा, प्रकाश यानी कि ताप, खनिज एवं पानी मिल सके।
बुआई के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। और कौन कौन सी विधियां हैं आप लिख सकते हैं। नंबर 1 पारंपरिक उपकरण और नंबर 2 सीड ड्रिल। ठीक है, इसके बाद तीसरा लिखेंगे गै निराई और इस पर भी आपको एक पैराग्राफ लिखना है। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई नहीं करने से खरपतवार जल, पोषक तत्व आदि ग्रहण कर फसल की वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने पर धूप के कारण खरपतवार मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सबसे सही समय फूल एवं बीज बनने से पहले होना चाहिए। खरपतवार को हाथ, खुरपी आदि की सहायता से हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला लिखेंगे थ्रेसिंग। यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे खेतों से काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहा जाता है। थ्रेसिंग करने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर या आप कह सकते हैं विनोइंग द्वारा अलग करते हैं और बड़े खेत वाले किसान कंबाइन मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने चौथे प्रश्न का उत्तर। सब पर आपको एक एक पैराग्राफ लिखना होगा। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न शुरू होता है यहाँ पर आपका और इसमें पूछा है स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो आप जानते हैं बच्चों किस प्रकार भिन्न है। उत्तर में आप लिख सकते हैं उर्वरक और खाद में भिन्नता और हेडिंग डालकर डैश करके लिखें। नंबर 1 खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है, जबकि उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। आई बात समझ में। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे खाद खेतों में बनाई जाती है जबकि उर्वरक का उत्पादन कारखानों में होता है। तीसरा लिखेंगे बच्चों इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है जबकि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। चौथा लिखेंगे इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं जबकि इसमें पादप पोषक प्रचुरता में होते हैं। ठीक है, अगला लिखेंगे पांचवा यह पानी में अघुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण धीरे धीरे होता है। उर्वरक पानी में घुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण शीघ्र हो जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे उर्वरक की तुलना में खाद अच्छी मानी जाती है क्योंकि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है जिससे गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने पांचवें प्रश्न का उत्तर। छठा प्रश्न है यहाँ पर सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो किस प्रकार से आप लिखेंगे दो विधियाँ बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं फसलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। आई बात समझ में। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां निम्नलिखित हैं और नंबर 1 लिखेंगे छिड़काव तंत्र और हेडिंग डालकर लिखें इस विधि का इस्तेमाल असमतल भूमि जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो उसके लिए किया जाता है। इसमें नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जब पंप से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलकर वर्षा की भांति छिड़काव करता है। यह विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ठीक है, इसके बाद दूसरी हेडिंग लिखेंगे ड्रिप तंत्र और डैश करके लिखेंगे बच्चों इसमें जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है और बेकार नहीं होता। यह कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। यह विधि फलदार पौधों, बगीचों आदि को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। ठीक है, और आपके छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है बच्चों यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों गेहूं एक रबी फसल है। इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है। इस समय वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है इसलिए इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। अगला प्रश्न है बच्चों आठवां खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए।
तो क्या लिखेंगे आप बच्चों, क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर में आप लिख सकते हैं, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरता भी कम हो जाती है। यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए पड़ती छोड़ देना चाहिए। एक अन्य तरीका फसल चक्रण है। इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 9वां, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो जानते हैं आप बच्चों खरपतवार क्या होते हैं और उनका नियंत्रण कैसे करेंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं, खेत में फसल के साथ कई अवांछित यानी कि बेकार पौधे उगाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनको निराई के द्वारा हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और पशु एवं मनुष्यों के लिए विषैले हो सकते हैं। इनको नियंत्रण करने के कई तरीके हैं और फिर तरीके लिखेंगे। नंबर 1, फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं। दूसरा लिखेंगे, फूल एवं बीज बनने से पहले हाथ से खुरपी आदि की सहायता से पौधों को उखाड़कर। ठीक है, और नंबर 3 लिखेंगे, खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। आई बात समझ में? और आपके 9वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है बच्चों, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको ये बॉक्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आपको इन्हें सही क्रम में लगाना है। तो कैसे लगाएंगे बच्चों? उत्तर में देख लेते हैं। सबसे पहले आप जो कॉलम बनाएंगे इसमें लिखेंगे मिट्टी तैयार करना। उसके बाद दूसरा कॉलम बनाएंगे खेत की जुताई करना। फिर अगला कॉलम बनाएंगे बुआई करना, फिर खाद देना, फिर सिंचाई करना, फिर कटाई और फसल को चीनी मिल में भेजना। ठीक है, तो इस क्रम में आप इसको लगाएंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले नंबर 1 पर मिट्टी तैयार करना, नंबर 2 खेत की जुताई, नंबर 3 बुआई, नंबर 4 खाद देना, नंबर 5 सिंचाई, नंबर 6 कटाई और नंबर 7 फसल को चीनी मिल में भेजना। आई बात समझ में? इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है बच्चों, आपके लिए यहाँ पर नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। और यहाँ पर आपको एक पहेली देखने को मिलेगी, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको रिक्त स्थान है, यहाँ पर इनमें आपको लिखना है। तो किस प्रकार से यहाँ पर लिखना है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दें, ऊपर से नीचे की ओर 1 नंबर पर आप लिखेंगे सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। 2 नंबर पर लिखेंगे बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। नंबर 3 पर लिखेंगे फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। जबकि नंबर 6 पर आपको लिखना होगा फसल पक जाने के बाद काटना। ठीक है, और बाएं से दाईं ओर को क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 की जगह पे शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। 4 वाले जगह पर लिखेंगे एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। और 5 वाले जगह पर लिखेंगे रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं। और जहाँ पर 7 है यहाँ पर आप लिखेंगे खरपतवार हटाने की प्रक्रिया का नाम। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको एक वर्ग पहेली मिलेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर यह है पूरी वर्ग पहेली। तो किस प्रकार से आप इसका उत्तर देंगे बच्चों? यहाँ पर उत्तर आप देख सकते हैं। 1 नंबर पर आप इधर को लिखेंगे रहट और इधर को रवि, रवि की फसल। ठीक है, और पारंपरिक यंत्र क्या है? रहट। इसके बाद आप देख सकते हैं 2 नंबर पर यहाँ पर लिखेंगे पशुपालन। ठीक है, इसी प्रकार से 3 नंबर पर लिखेंगे खरीफ। ठीक है, आप देख सकते हैं यह है पूरी वर्ग पहेली। इस प्रकार से आप इसे भर सकते हैं। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, इस प्रकार से आप लिखें और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको? रवि, रहट, खरीफ, पशुपालन, फसल, उर्वरक और यहाँ है कटाई और फिर इधर है निराई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस वर्ग पहेली को भर सकते हैं और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे।
आप चाहें तो इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं ताकि आपको परीक्षा के समय किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और हर रोज इसी प्रकार कक्षा 8 विज्ञान यानी साइंस के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।